Welcome to our YouTube channel Study 24/7 with some splendid learning concepts. Subscribe now and hit the bell icon and never miss the latest updates. गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन ऑब्जर्वर हाईएस्ट प्लेटफॉर्म। आज फिर हम अपने उस करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में इंडिया एंड नेबर्स पे बातचीत करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने अफ़गानिस्तान के ऊपर बात की थी। अब सारे नेबर्स में चाइना कहाँ कहाँ रोल प्ले कर रहा है और अभी सबसे ज़्यादा बैरियर क्रिएट कर रहा है नेपाल। इस कहानी की शुरुआत जो हो रही है उसको जानने के लिए थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप ये भारत देख रहे हैं तो चाइना श्रीलंका में, मालदीव में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, तिब्बत को तो खा ही चुका है। इन सारे जगहों पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर साउथ ईस्ट एशिया में, फिर यहाँ कोरिया के मुद्दे पर, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया में भी, थोड़ा अफ्रीका में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कहने का मतलब है कि ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। तो चाइना कहाँ कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो तो एंगल है ही। इंडिया के जो नेबर्स हैं उसमें चीन का क्या रोल है, नेपाल के विशेष संदर्भ में इसकी बात करनी है, या फिर भारत के पड़ोसी देशों के संबंध में चीन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब चूंकि नेपाल एक सबसे नियरेस्ट है, इसी को लेकर बात करते हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले इंट्रो। विगत कई दशकों से चीन भारत के पड़ोसी देशों संग संबंधों के संचालन में निगेटिव रोल, नकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है। अब भारत के जो थल सेनाध्यक्ष हैं वो मनोज मुकुंद नरवणे मई महीने में ही स्पष्टतः भारत नेपाल सीमा संबंधों को भड़काने के, नकारात्मक फैलाने के लिए चीन को दोषी ठहरा चुके हैं। पिछले साल अगर आपको ध्यान होगा तो चीन के ही कहने पर नेपाल ने एक अपना नया मैप जारी किया और उस मैप में भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल ने अपना बताया। म्यांमार में भी चीन की सक्रियता देखी जा रही है। अभी म्यांमार में सत्ता पलट चुकी है। परिणाम स्वरूप भारत द्वारा पनडुब्बी सिंधुवीर जो दी गई थी ताकि चीन को बैलेंस किया जा सके। मालदीव को $25 करोड़ की सहायता श्रीलंका से संयुक्त सैन्य अभ्यास चीनी सक्रियता को रोकने का एक कदम माना जा रहा है। मालदीव को $25 करोड़ की सहायता दी गई, या श्रीलंका के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी किया जा रहा है। ये भी एक चीन को बैलेंस करने की बात की जा रही है। सार्क के विपरीत बिम्स्टेक्स ऑर्गेनाइजेशनों को महत्वपूर्ण बनाना। बिम्स्टेक्स वही हैं जो बंगाल की खाड़ी में प्रमुख देश हैं। ये भी चीन को बैलेंस करने का एक अप्रोच है। भूटान व अफगानिस्तान से संबंध बेहतर हुए हैं, किंतु डोकलाम विवाद व अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों के जाने के बाद चीन की सक्रियता भारत के लिए समस्या बन रहा है। डोकलाम संघर्ष भी लगातार एग्जाम में आ चुका है और अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के वापस जाने के बाद भारत के समक्ष क्या क्या मुख्य चुनौतियां बन सकती हैं, इसके ऊपर पिछली क्लास में हम लोगों ने डिटेल पढ़ा। चीन के इशारे पर, पाकिस्तान के जोर पर ही अफगान तालिबान शांति मुद्दे पर भारत को बाहर रखा गया। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चीन ने पाकिस्तान को चढ़ाया और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को और भारत को बाहर रखो। बांग्लादेश की तीव्रतम आर्थिक प्रगति चीनी नज़दीकियों से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि चीन ने अपना टैरिफ कम कर लिया, बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बढ़ा तो जीडीपी बढ़ा, तो वर्ल्ड के नक्शे पर बांग्लादेश उभर के आया। या ये कहिए भारत की इकनॉमी को लताड़ने के लिए चीन ने बांग्लादेश को भी पटाने का प्रयास किया। इनके अतिरिक्त चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना में भारत की अनिच्छा के बाद भी बांग्लादेश की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है और कई व्यापारिक समझौते हो रहे हैं। श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव और बांग्लादेश की नीतियां
चीन के अनुसार बनती जा रही हैं और उनके संबंध और अच्छे होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति तो और भी जटिल है। भारत के तमाम दावे प्रयास चीनी इशारे पर पाकिस्तान द्वारा पानी फेरने वाली भूमिका के रूप में ज़्यादातर देखी जा रही है। मतलब भारत कुछ भी करे, पाकिस्तान जनजात विरोधी है। आर्थिक सहयोग के अतिरिक्त भारी मात्रा में दिया गया आर्थिक अनुदान, लोन, सैन्य सहायता, राजनीतिक दलों से चीन की निकटता, जनसंचार के साधनों से विचारधारा दल व्यक्तियों की छवि निर्माण विध्वंस करके उथल पुथल मचाने की शक्ति चीन के प्रति भारत के पड़ोसी देशों के आकर्षण का कारण बना हुआ। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। अभी भी भारत में चीन के समर्थक लोग हैं। सीताराम येचुरी, हिंदू अखबार, एनडीटीवी, रवीश कुमार, ये सारे लोग चीन प्रेमी लिस्ट में आते हैं। रीजनल पार्टियों का तो कोई अप्रोच ही नहीं है। ये जो भारत में नेताओं की जो छिछालेदरी होती है या इमेज बढ़ाई जाती है, ख़राब की जाती है, चीन इसमें एक मुख्य खिलाड़ी है। किस नेता को बनाना है, किस नेता को बिगाड़ना है, किसको हाईलाइट करना है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और जिसकी वजह से भारत काफ़ी परेशानियों में है। तो ये 10 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि चीन भारत को कहाँ कहाँ मेजर चैलेंज दे रहा है। 200 शब्दों में उत्तर आप आराम से लिख सकते हैं। अब दूसरे फेज में आ सकते हैं कि नेपाल के संदर्भ में चीन की भूमिका क्या है। नेपाल ने मानचित्र में परिवर्तन और ग्रेटर नेपाल का नक्शा जारी किया है और इस नक्शे में काला पानी जो विवाद है वो आप सुने होंगे और उसमें भारत के एक हिस्से को अपना दिखा है। सीमा विवाद बढ़ रहा है। नदी जल समझौते को तोड़ने बदलने न मानने की धमकी भारत को दे रहा है। एक खास मौसम में, खास महीने में नेपाल पानी छोड़ेगा और वो पानी भारत आएगा। इस तरह की तमाम बातें पर समझौता हुआ है, गंडक समझौता या नारायणी नदी समझौता। नेपाल बार बार धमकी दे रहा है कि हम इसको नहीं मानेंगे, तोड़ देंगे, बदल देंगे, या फिर छोटा सा पिद्दी सा देश धमका रहा है। नेपाली समुदाय को फाइनेंशियल फैसिलिटी देकर सोशल मीडिया के माध्यम से भारत विरोधी अपशब्द अभियान संचालित करते रहना। अभी बीच में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ नेपाली जो बहादुर टाइप के लोग हैं उन्होंने भारत के लोगों को गालियां भी दी, अपशब्द भी कहें। इनका मेन उद्देश्य यही था कि किसी भी तरह नेपाल के स्थानीय समुदायों से भारत का विरोध बढ़ता जाए और जो भारत के साथ ये जो घुल मिल गए थे, ये समस्या जो चीन को दिख रही है वो समस्या ख़त्म हो और नेपाल के लोग भारत में विलेन के रूप में जाने जाए। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है सोशल मीडिया का अभियान, नेपालियों के द्वारा गाली दिलवाना, बेइज्जती करना, जिससे भारत का क्रोध बढ़ता जाए। भारतीय मूल के लोग जो वहाँ रह रहे हैं, मधेसी, भारत मूल के मधेसी समुदाय को बहिष्कृत कर संविधान के माध्यम से उच्च पदों के काबिल न समझते हुए तृतीय श्रेणी का नागरिक सिद्ध करने का षड्यंत्र रचना। ये थोड़ी सी आपको जान के पुरानी घटना है कि कुछ समय पहले नेपाल में संविधान बन रहा था और नेपाल में संविधान में विधिवत शामिल किया गया कि जो भी उच्च पद हैं या बड़े पद हैं उस पे सिर्फ नेपाली मूल के ही लोग बैठेंगे। अगर शादी विवाह भी होता है तो 12 साल बाद नागरिकता दी जाएगी और जो भारतीय मूल के लोग वहाँ रह रहे हैं मधेसी, वो तीसरे और चौथे श्रेणी के ही नागरिक बने रहेंगे। बहुत विरोध हुआ इसका और विरोध होना भी चाहिए क्योंकि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर ऐसा किया जा रहा है और ये चीन के इशारे पे हुआ और अभी इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं निकला है। इसके पहले फिल्मों में भी देखे होंगे, द काठमांडू कनेक्शन या फिर कई तरह के पिक्चर में आपको दिखाया होगा कि काठमांडू से या नेपाल के रास्ते से जाली नोट, डंपिंग, भी फिल्म में भी दिखाया है कि जितने पाकिस्तानी आतंकवादी हैं सब नेपाल में जाके छिपे हैं। डंपिंग मतलब छोटे छोटे उत्पादों को नेपाल के रास्ते से भेज देना। लोग कहते हैं ना चाइनीज डालडा, चाइनीज झालर, चाइनीज प्रोडक्ट बिना टैक्स दिए नेपाल के रास्ते से भारत में प्रवेश करा रहा है। इसका सबसे बड़ा था जाली नोट।
शायद आप और हम इस मुद्दे को न समझ पाएँ कि 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी हुआ था, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण था देश की इकोनॉमी को बचाना या जाली नोट को मार्केट से हटाना। नेपाल से लगे बॉर्डर पर कई गुने कमी तो ज़मीनें खरीदी जा रही कीमत पर और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ऑफिस बनवाना। आपको जान के आश्चर्य होगा, जहाँ एकदम जंगल है उन जंगलों में भी बड़े हाई रेट पर ज़मीनें खरीद के चीन की कंपनियों के ऑफिस ही बन रहे हैं। अब वहाँ पे कोई मुस्लिम जनसंख्या न होने के पश्चात भी मस्जिद मदरसे बनवा कर जितने भी पाकिस्तानी मुल्ला मौलवी हैं उनको बसाया जा रहा है। एक भी मुस्लिम जनसंख्या नेपाल में नहीं थी, लेकिन इस समय 1300 नए जनगणना के मुताबिक बॉर्डर पर मदरसे बने हुए हैं और उसमें पाकिस्तानी मूल के लोग वहाँ रह रहे हैं धर्म प्रचार के नाम पर, और नेपाल में ये जमे हैं चाइना के सपोर्ट पर। भारतीय सेना में शामिल वर्तमान में 30,000 गोरखा जवानों की संख्या है। इनकी स्थिति और भविष्य की रणनीति पर हमेशा नकारात्मक टिप्पणी करवाते रहना, गोरखा ऐसे होते हैं, गोरखा वैसे होते हैं, गोरखा को लेके ये वो, मतलब कुल मिलाकर के गोरखाओं को विलेन बनाना या गोरखाओं को भारत के सैन्य संरचना से बाहर रखने की एक अभियान चल रहा है। भारत फिल्म, टीवी धारावाहिक कार्यक्रमों को, संगीत को प्रतिबंध लगाना, रोकना और हर तरह के हथकंडों को अपनाना ताकि भारत या भारत की संस्कृति से इनका कनेक्शन खत्म हो जाए। अब पशुपतिनाथ मंदिर की धार्मिक परंपरा के तहत भारत के जो बनारस में जो मंदिर हैं उनका कोई ऐतिहासिक कनेक्शन है, और पशुपतिनाथ मंदिर का जो पूजा अर्चना होता है, उस पशुपतिनाथ मंदिर की जो पूजा अर्चना में बनारस वाराणसी का जो शिव मंदिर है उनसे इनका कनेक्शन है। तो किसी तरह या जो पुजारी होते हैं वो वहीं से होते हैं, तो इसको रोकने का हर संभव प्रयास किया गया कि पशुपतिनाथ मंदिर के धार्मिक परंपराओं के तहत भारत के वाराणसी से हजारों वर्षों के प्राचीन ऐतिहासिक परंपराओं को बार बार बदलने, तोड़ने और धमकी देना। मतलब कहे जाते हैं कि जो वहाँ के पंडित होंगे, पुजारी होंगे वो बनारस से जाकर के होंगे। पहले भी नालंदा विश्वविद्यालय था और इसी नालंदा में लोग पढ़ने आते थे और वहाँ से दुनिया भर के देशों में बौद्ध धर्म के लोग जाते थे। उसी तरह बनारस में भी शैव धर्म का एक सेंटर था, वहीं से ट्रेंड लोग दुनिया भर में शैव धर्म के मंदिरों में पूजा पाठ या मंत्र जाप जैसे अन्य संस्कारों को करते थे। ये परंपरा अभी भी है। दक्षिण भारत के मंदिरों में काशी से लोग आते जाते हैं। तो बार बार नेपाल धमका रहा है कि हम इसको तोड़ देंगे, हम इसको ख़त्म कर देंगे या फिर हम इसको नहीं मानेंगे। तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम या बैरियर देखा जा रहा है। 11 पॉइंट देखिए, भारत के भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बानी के स्थान पर चीन को बताना। अब देखिए, ये एक चाइना ने 100 फिल्में बना डाली है जिसमें उसने बार बार कहा है कि बुद्ध हमारे यहाँ जन्मे, हमारे यहाँ जन्मे। फिल्मों, कहानियों के माध्यम से प्रयास करते रहना, बदले में नेपाल का मौन सहमति प्रकट करवाते रहना। अब इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि बुद्ध नेपाल, लुम्बानी और भारत नेपाल तो एक ही थे। मतलब बुद्ध की जन्मस्थली को हड़पने का, बदलने का प्रयास चाइना कर रहा है। किसके माध्यम से? फिल्मों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, और नेपाल इसके ऊपर चुप है। नेपाली स्कूलों में किसी भी भारतीय भाषा को पढ़ाने पर बैन लगाया गया है। उनके अपेक्षा चीनी भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़वाया जा रहा है और स्कॉलरशिप दी जा रही है इस बात के लिए कि आप किसी भी भारतीय लैंग्वेज को नहीं सीखेंगे। पहले हिंदी, संस्कृत सबके द्वारा बोली जाती थी, सुनी जाती थी, समझी जाती थी। चीन एक नया इनिशिएटिव लेके आया, या इनिशिएटिव तो नहीं कहेंगे, नया हथकंडा अपनाया और उसने स्कॉलरशिप अभियान चलाया और उस स्कॉलरशिप के तहत चाइनीज़ भाषा में जो भी नेपाली बच्चा पढ़ेगा उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। परंपरागत शैव धर्म वाले नेपाली समुदायों को धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से नास्तिक बनाते हुए चीनी संस्करण के बौद्ध धर्म वाले सामाजिक समूह जैसे बनाने का प्रयास करना। नेपाल का पूरा ज़्यादातर समुदाय भगवान शैव को मानने वाला है और
तो शैव भगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाना, शिव जी के बारे में, उनको उनसे काटना और उनको काट करके अपने बुद्धा जो चाइनीज बुद्धा हैं उनसे उनको जोड़ने का एक अभियान शामिल है। भारत के द्वारा दशकों से जारी बिना पासपोर्ट वीजा आवाजाही के संबंधी प्रावधान में रुकावट डालना, मतलब नेपाल के नागरिक भारत में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं, कोई वीजा और पासपोर्ट नहीं लगना है, इसमें भी वो बार बार बैरियर क्रिएट कर रहा है। भारत द्वारा जारी आर्थिक छूट संधि उसको खत्म करना, मोड़ना, धमकाना, चाइना किसी तरह नेपाल को कह रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि अपने पक्ष में ला रहा है। अब कंक्लूड करते हैं, इतने सारे पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स हमने डाले कि चाइना किस प्रकार नेपाल को भारत विरोध में संलिप्त कर अपने पाले में ला रहा है और नेपाल को भी पाकिस्तान की तरह बना रहा है ताकि भारत में प्रॉब्लम क्रिएट हो। कंक्लूजन में क्या करेंगे? भारत नेपाल संबंध के बिगड़ने का पूरा खाका ही चीन के इशारे पर संचालित हो रहा है। इस वर्ष नेपाल पर लगा आर्थिक प्रतिबंध और ज़्यादा भारत विरोधी प्रकट हुआ, किंतु वर्तमान में सेनाध्यक्ष को दिया गया सम्मान नेपाल से संबंधों के ठहराव का संकेत दे रहा है। फिर भी चीन से मिली चुनौती दिन प्रतिदिन भारत नेपाल संबंधों को प्रभावित कर रहा है। ये कुछ मुद्दे हैं जिनको जानना है। मैंने 25 पॉइंट लिखे हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में चीन की सक्रियता कैसे बढ़ रही है और नेपाल इस समय किस तरह चीन के इशारे पर भारत विरोध का केंद्र बना हुआ है। डिस्कस तो हमने कर लिया, अब इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे? दोनों उत्तर 200 शब्दों में हैं, दोनों मिला दें तो 400, तो आईएएस के दोनों उत्तर लिखे जाएंगे और फिर बीपीएससी में जो 300 शब्दों के उत्तर हैं वो भी लिखे जा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में इंट्रोडक्शन लिखिएगा, सेकंड पॉइंट में आप म्यांमार में चीन क्या कर रहा है उसके बारे में लिखेंगे, मतलब भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनमें चीन कहाँ कहाँ सक्रिय रूप में किस प्रकार भारत विरोध को अंजाम दे रहा है ये लिखना है। तो म्यांमार, मालदीव, सार्क, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इतने सारे लोगों को जानना है, पाकिस्तान और फिर अन्य और सारी चीज़ें जो हो रही हैं उतना। तो ये 10 पॉइंट्स भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। अब नेपाल में क्या कर रहा है तो उसमें भी मानचित्र वाला, सीमा विवाद, जल समझौते या पानी को लेकर के वाटर ट्रीटी हुए हैं, नेपाली कम्युनिटी, मधेसी, जाली नोट, बॉर्डर के ऊपर ज़मीन या टेरर, मुस्लिम जनसंख्या का बसाव, गोरखा जवान, भारतीय संस्कृति, पशुपतिनाथ मंदिर, बुद्ध, अपनी भाषा पढ़ाना, शैव धर्म को ख़त्म करना, पासपोर्ट पॉलिसी को बदलवाना, इकोनॉमिक जो डिस्काउंट तो नहीं, इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप थे उसमें बैरियर क्रिएट करना, ये सब कुछ चाइना कर रहा है। कुल मिलाकर के 25 पॉइंट्स हैं जो भारत के पड़ोसी देशों में चीन के द्वारा किए जा रहे हैं। इतना पर्याप्त है। अब सबको मैंने लिख दिया है। अब ये टाइप्ड मैटर भी है और मेरा हैंड रिटन भी है। टाइप्ड मैटर आपके पास पहुंच जाएगा। आप आराम से भारत के पड़ोसी देशों में चीन की सक्रिय भूमिका के ऊपर कोई भी उत्तर आए तो आप लिख सकते हैं। मैंने हैंड रिटन करके टू द पॉइंट इसीलिए लिखा है क्योंकि एक निश्चित समय में बातों को कहना बड़ा आसान हो जाता है और फिर जितने डायमेंशंस हैं उनको कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। और इंडिया एंड नेबर्स में चीन को की क्या भूमिका है, ये टॉपिक पूरा हुआ। अपने अगले क्लास में हम ताइवान, हांगकांग वाला भी टॉपिक कवर करेंगे और ताइवान से क्या रिलेशन रहा है। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों लेंगे। WHO ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोविड में, जो अभी भी डिस्प्यूट हो रहा है। 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में भी न्यूज़ आया था। इसकी चर्चा करेंगे कि WHO और UNSC में किस प्रकार के चैलेंज हो रहे हैं और
WHO में क्या रिफॉर्म करना है, और इसी के साथ यूनाइटेड नेशन के जो 75 साल पूरे हुए हैं उसको भी पढ़ेंगे। मतलब कुल मिला के 3 टॉपिक एक साथ होगा, यूनाइटेड नेशन के 75 वर्ष, WHO में रिफॉर्म और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की दावेदारी का मुद्दा। हालांकि ये टॉपिक हो चुका है, लेकिन फिर भी जब UN के 75 ईयर्स पढ़ेंगे तो UNSC में भारत एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि सवाल किसी भी रूप में आ सकता है। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।